सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे साथ में, क्योंकि अभी जो लेक्चर आ रहे हैं ऑलरेडी मैंने एक मैप का वीडियो डाल दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाके देखो, 10 नंबर वहाँ से आपके कंफर्म में आने के लिए, ठीक है। तो जो बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं कि भैया बस पासिंग के लिए बता दो, पास कैसे होना है, 2-4 नंबर एक्स्ट्रा कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैप के ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप फ्री में ले सकते हो। एंड आज के लेक्चर में हम अपना जो सिलसिला है, वो जो वन शॉट का सिलसिला है, उसको एक स्टेप आगे ले जाने वाले हैं। एंड कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। बहुत सारे बच्चे ऐसे चैप्टर जो हैं, लैंड रिसोर्स हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, एंड फिर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स हो गया, ये तीनों चैप्टर को कंबाइन करके स्किप कर देते हैं कि ये नहीं पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा वो होता है, दिक्कत करता है। एंड मैं पर्सनली बताऊँ, जब मैं क्लास 12th में था तो ये तीनों चैप्टर मैं स्किप करके गया था, ठीक है। एंड फिर उसके बाद फिर दोबारा जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी। तो वो जो गिल्ट था वो है अभी भी हमारे अंदर कि वो क्यों नहीं पढ़ा, मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे। फिर आज आज जब आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ तो फिर मुझे वही एनसीईआरटी पढ़ के उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये गिल्ट आपके अंदर ना रहा, इससे बढ़िया है कि आप कोई पढ़ लो। कभी आप आगे चल के फ्यूचर में प्रिपरेशन करोगे तो आपको गिल्ट रहेगा कि क्यों नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। तो वो गिल्ट ना रहे, इसकी वजह से आप पढ़ लो। एंड इससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ा लिखा खराब जाएगा, कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगा वो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आपका कीमती है आज के टाइम पे, ठीक है। तो 2 मिनट दे दो, मैं अपना थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो मैं ख़त्म कर लूँ, फिर आपका लेक्चर मैं करते हैं आगे, ठीक है। तो अगर आप बोर्ड्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि एक एक चीज़ हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वन शॉट लेक्चर, चाहे मैप के क्वेश्चन हो गए या फिर अब आने वाले टाइम में हम MCQ कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 5 मार्कर क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट मैप्स कराएंगे, सारी चीज़ें कराएंगे आपको, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर भी कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप अगर इस चैनल को फॉलो करते हो तो और सारी चीज़ों के लिए आपको अलग चैनल पे जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा आप CUT में आओगे तो भैया कहाँ से कोर्स कौन सा लेना अच्छा है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भैया फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, PYQs कहाँ से मिलते हैं, सारी चीज़ें, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। या फिर चलो अब एक स्टेप आगे चलते हैं कि आपको UPSC का एग्जामिनेशन देना है, ठीक है। SSC का एग्जामिनेशन देना है कि SSC का सिलेबस क्या है, भैया नोटिफिकेशन का कौन सा आता है, हम कब एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। मैं 2-3 साल से ये सारे एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो मुझे पता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिले, सिंपली आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। इंस्टाग्राम जो है मेरा, उसको फॉलो करके रखना है। कोई भी डाउट है आप वहाँ पे सिंपली आके पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है वो डाउट, ठीक है। और अगर आपका एक्स अकाउंट है तो फॉलो कर लो, अदरवाइज आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे मैप के क्वेश्चन अपलोड किए हैं, ठीक है। मैप के जो मार्क किए हुए हैं तो वो मैंने अपलोड कर दिए, वहाँ से आप जाके उसको कर सकते हो, ठीक है। अपने मैप में जैसा कि मैंने बताया था अब उसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज का जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। लैंड रिसोर्स के बारे में हम पढ़ना है, फिर इसके बाद आने वाले टाइम हमें वाटर रिसोर्स के भी बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इस चैप्टर में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। एग्रीकल्चर में जैसे मेजर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर साइकिल क्या होती है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लैंड यूज कैटेगरी क्या होती है, ठीक है। कितनी तरह की लैंड है, लैंड अब एक ही तरह की है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैंड तो एक ही है ना सबके लिए, बट हम उसको कितने तरीके से यूज करते हैं। जैसे कुछ लैंड का पार्ट जो है वो है फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट है। कुछ लैंड जो है बैरन है एंड वेस्ट लैंड है, जो जहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे लैंड का कुछ पार्ट लैंड का ऐसा है जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज है। कुछ लैंड है जो पैस्चर्स है, कुछ लैंड जो ट्री क्रॉप्स हैं। इन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में एक एक चीज़ को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर बोर्ड्स में नहीं तो उसमें CUT में आगे आने के क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्किप मत करना, इसको ठीक से समझ लेना, अदरवाइज आगे चल के आपको कुछ पार्ट में कन्फ्यूजन हो सकता है। एंड कुछ क्वेश्चन मैंने इस बार सैम्पल पेपर में देखे हैं जो यहाँ से बने हैं फॉरेस्ट से, ठीक है। तो याद रखना, आपको अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार रिपीट करना, पूछना कमेंट सेक्शन में, बट कोई भी शंका माइंड में रख के मत बैठना कि ठीक है चलो बाद में देखेंगे, ये मत करना। डाउट अगर है तो तुरंत उसको सॉल्व करना जरूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज वो दिक्कत करता है आगे चल के, ठीक है। फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट का मतलब आपको पता है कि फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है।
अब देखो फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसा एरिया जो गवर्नमेंट ने उसको मार्क कर रखा है एज अ फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है, ठीक है, एक पीस ऑफ लैंड है, एंड इस वाले एरिया को, ठीक है, पर्टिकुलरली इस वाले एरिया को गवर्नमेंट ने मार्क कर रखा है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है। अब देखो गवर्नमेंट ने इसको मार्क कर रखा है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये पूरा एरिया क्या है, एक फॉरेस्ट एरिया है, ये पूरा एरिया, ठीक है, क्या है, ये फॉरेस्ट एरिया है। बट रिकॉर्ड में और एक्चुअल में फॉरेस्ट एरिया कितना होगा, फॉरेस्ट कवर कितना होगा, उसमें डिफरेंस हो सकता है, ये बात नोट करने वाली है। गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट एरिया को मार्क कर रखा है कि इतना फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, एंड एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया कितना है, उन दोनों में डिफरेंस होता है हमेशा। एक बात याद रखना, नोट डाउन करके रख लो, गवर्नमेंट हमेशा ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया दिखाती है इन कंपेयर टू एक्चुअल में जितना है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन इसी बार मैंने सैम्पल पेपर में देखा है क्वेश्चन यहाँ से, एंड क्वेश्चन वो बहुत सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट का पहला लैंड हो गया, लैंड यूज कैटेगरी। दूसरा जो लैंड यूज कैटेगरी है वो है हमारा बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है, बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है, पहला ये हो गया हमारा, एंड दूसरा है हमारा बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है। इसमें क्या कौन से लैंड आते हैं, देखो जैसे लैंड पे ही तो डेजर्ट है, ठीक है, जैसे हिल्स भी यहीं पे हैं, जहाँ जो बैरन है, जो वेस्ट लैंड है, वहाँ पे कोई काम नहीं होता, वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, वहाँ पे रहने के लिए लोग नहीं है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल नहीं हो सकता, ठीक है, वो सिर्फ लैंड है एक पड़ा हुआ, ठीक है, अनप्रोडक्टिव लैंड है वो, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो सकता, ठीक है। एंड हम आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके हेल्प से भी उसको हम प्रोडक्टिव नहीं बना सकते, ठीक है, सिंपल सी बात। तीसरा है जो हमारा वो है नॉन एग्रीकल्चरल यूज, ठीक है, जैसे रोड भी जो है लैंड पे बना है, घर भी लैंड पे बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज में जो हम लैंड लेते हैं उसको इस कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है नॉन एग्रीकल्चरल यूज, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आते हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा जो लैंड है इस कैटेगरी में आने लगेगा, ठीक है। एक्चुअल में ये सारी कैटेगरीज हैं, जैसे लैंड का एक कैटेगरी हो गया फॉरेस्ट, एक हो गया बैरन लैंड, एक हो गया नॉन एग्रीकल्चरल यूज, ठीक है, जो लैंड हम एग्रीकल्चरल के अलावा यूज करते हैं, जैसे जिसमें लैंड पे हमने घर बना लिया, तो वो क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आ गया, ठीक है। अगर हम चौथा बात करें तो चौथा क्या है, पैस्चर्स, ठीक है, पैस्चर्स क्या होते हैं, ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे गांव में आप जाओगे जहाँ पे गाय भैंस होती हैं, वहाँ पे नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े पैस्चर्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ आके गाय चरती हैं, सब गाय खाना खाती हैं वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। मोस्टली क्या होती है, गवर्नमेंट या फिर पंचायती ओन होती हैं, ठीक है, जिनको पंचायत ओन करता है, ये किसी पर्टिकुलर इंसान का नहीं होता, ये पूरे कम्युनिटी का होता है, ठीक है, पूरी कम्युनिटी का होता है या फिर गवर्नमेंट का होता है। ये हमारा चौथा लैंड कैटेगरी है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, और एक पांचवा है हमारा ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा गांव में लोगों के बगीचे होते हैं, ठीक है, गांव में लोगों के बगीचे होते हैं, पैसे वो होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, ठीक है, शहरों में फार्म हाउस होते हैं, हमारे यहाँ गांव में बगीचा बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी तो लैंड यूज कैटेगरी में आएगा, तो उसका एक अलग कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, ठीक है, जिसमें ऑर्चार्ड हो गया, ठीक है, फ्रूट्स ट्री हो गया, प्राइवेटली ओन्ड होती हैं ये, ठीक है, ये कोई गवर्नमेंट ओन नहीं करती है, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, ठीक है। समझ में आई बात आपको, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो चालू हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है बच्चों को। देखो इसको मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर लूँ, अदरवाइज ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखो कल्चरलेबल वेस्टलैंड, ठीक है, कल्चरलेबल वेस्टलैंड क्या होता है, देखो एक ऐसा पीस ऑफ लैंड, ठीक है, ऐसा पीस ऑफ लैंड जो फर्टाइल है, जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, ठीक है, बट क्या है, वो 5 सालों से ज़्यादा के लिए, मतलब 5 साल या 5 साल से ज़्यादा के लिए बिना कल्टीवेशन के छोड़ दिया गया है, मतलब वहाँ पे खेती नहीं हो रही, 5 साल से वो ज़मीन ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है, ठीक है, समझ में आई। ऐसी लैंड जो 5 साल से ज़्यादा के लिए ऐसे ही छोड़ दी गई है, वो कल्टीवेटेड छोड़ दी गई हो, ठीक है, उस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा होगा। फैलो का मतलब क्या होता है, फैलो का मतलब होता है अनकल्टीवेशन, ठीक है, फैलो का मतलब होता है अनकल्टीवेटेड, अनकल्टीवेटेड, ठीक है, ऐसी जमीन जो 5 साल से ज्यादा के लिए अनकल्टीवेटेड छोड़ दी गई हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलेंगे, ठीक है। बट ये क्या, ये बैरन लैंड है, नहीं, ये बैरन लैंड नहीं है, इसकी जो फर्टिलिटी है वो हम रिक्लेम्ड कर देते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, इसकी फर्टिलिटी हम क्या कर सकते हैं, फिर से वहां पे फर्टिलिटी वो कर सकते हैं। बट जो बैरन लैंड है ये अनप्रोडक्टिव है, आज के टाइम पे हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम यहाँ पे फर्टिलिटी कर सकें, वो कर सके। बट
कल्चरलेबल वेस्टलैंड ऐसा लैंड है, ऐसा पीस ऑफ लैंड है जो हमने 5 साल से ज़्यादा के लिए ऐसे छोड़ रखा है, वहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं होता है, बट ऐसा नहीं कि वहाँ पे फर्टिलिटी नहीं है, उसकी फर्टिलिटी हम रिक्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसी का एक और पार्ट आता है जो है करंट फेलो, ठीक है, इसी का एक और पार्ट आता है जो है करंट फेलो, ठीक है। ये समझना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कल्चरलेबल वेस्टलैंड, करंट फेलो एंड फेलो अदर देन करंट, इन तीनों में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो, करंट फेलो का मतलब क्या होता है, ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसको हमने 1 साल या 1 साल से कम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, मार्च में हमने क्या किया, फसल काटी, ठीक है, मार्च में हमने क्या किया, फसल काटी, एंड फिर अगले मार्च तक के लिए, ठीक है, अगले मार्च के लिए हमने 2025 में एक फसल काटी थी, ठीक है, फसल काटी थी 2025 में, पिछले मार्च में। अब उसी पीस ऑफ लैंड पे हमने 2026 तक कोई फसल नहीं उगाई है, मतलब 1 साल या 1 साल से कम के लिए हमने उस पर कोई फसल नहीं उगाई, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट फेलो बोलेंगे, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं, उसको 1 साल के लिए क्यों छोड़ देते हैं, टू रिगेन देयर फर्टिलिटी, ठीक है, ताकि उसकी उस जो भूमि की उपजावता है, ठीक है, जो उसकी फर्टिलिटी है वो फिर आ सके वहां पे, ठीक है। करंट फेलो समझ में आया। कल्चरलेबल वेस्टलैंड क्या है, 5 साल से ज्यादा के लिए हमने छोड़ दिया। करंट फेलो क्या है, जिसको हमने 1 साल या 1 साल से कम के लिए छोड़ा है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो है वो आता है हमारा फेलो अदर देन करंट, फेलो अदर देन करंट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम जो लैंड, पीस ऑफ लैंड है, उसको 1 साल से 5 साल के बीच में छोड़ देते हैं, मतलब 3 साल के अगर हमने छोड़ दिया तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा फेलो अदर देन करंट, ठीक है। हमने 4 साल के लिए छोड़ दिया, वो किस में आएगा, फेलो अदर देन करंट, ठीक है। अगर हमने 6 साल के लिए छोड़ दिया तो वो किस में आएगा, कल्चरलेबल वेस्टलैंड। अगर हमने उसमें उसको 8 महीने के लिए छोड़ दिया, वो किस में आएगा, करंट फेलो। तो ये पूरा बात आई होप आपको क्लियर होगा। एंड हमारा जो लास्ट जो कैटेगरी है वो है हमारा नेट सोन एरिया, ठीक है। नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे हम एक्चुअल में खेती करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड जिसको हम बोलते हैं नेट सोन एरिया, ठीक है। तो ये है हमारे 9 तरह के लैंड यूज, ठीक है, लैंड कैटेगरीज, 9 तरह की लैंड होती हैं, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, बैरन वेस्टलैंड हो गया, नॉन एग्रीकल्चरल यूज हो गया, पैस्चर्स हो गए, ट्री क्रॉप्स हो गए, ठीक है, क्रॉप्स हो गए, कल्चरेबल वेस्टलैंड हो गया, करंट फेलो हो गया, फेलो अदर देन करंट हो गया, नेट सोन एरिया हो गया। ये आई होप 9 के 9 जो है पूरे लैंड यूज कैटेगरी, इनमें कोई भी दिक्कत या कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। अब चलो हम आगे चलते हैं। ये है हमारा एक चार्ट, छोटा सा प्यारा सा आपके बुक में दिया हुआ है, एंड यही से क्वेश्चन इस बार सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको रिपीट करता हुआ दिखेगा, ठीक है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, या फिर जो पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन मिलने को दिख सकता है। इस चार्ट में बेसिकली दिखाया क्या गया है, लैंड यूज कैटेगरी दिखाई गई है, ठीक है, लैंड यूज कैटेगरी। जैसे ये जो है, ये लाइटर साइड में ये क्या है, ये डेटा है हमारा 1950 का, 1950 से 51 का, ठीक है। ये जो डार्कर साइड है वो क्या है, 2019-20 का, ठीक है, 1920 का डेटा है ये, ठीक है। अब देखो, इसमें दिखाया गया है कि जो फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, जो फॉरेस्ट लैंड 1950-51 में सिर्फ 17% था हमारे पूरे एरिया का, वो आज के टाइम पे 23% हो चुका है। यानी लैंड यूज की कैटेगरी में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो चेंजेस आए हैं उसी को इस चार्ट में दिखाया गया है। हमारे पूरे 1950s में, फॉर एग्जांपल 1950s में, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, 1950s में जो हमारे पूरा एरिया है इंडिया का, उसका सिर्फ 17% क्या होता था, 17% सिर्फ फॉरेस्ट था। बट आज के टाइम पे 1920 के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या है, 23% हो चुका है। यानी लैंड यूज के कैटेगरी में चेंजेस आए हैं, ठीक है, चेंजेस आए हैं, कहीं कहीं ये घटा भी है। जैसे आप देखोगे, इसका देखो, करंट फेलो लैंड में देखोगे आप, आज के टाइम, उस टाइम कितना था, उस टाइम पे कितना था, सॉरी ये भी घटा ही है, ठीक है। एक और कोई एग्जांपल लेते हैं, वेट, ये वाला देखो, जो फेलो अदर देन करंट था, फेलो अदर देन करंट फेलो, देखो 1950s के टाइम पे 6.1 था, आज के टाइम पे गिर के क्या हो गया है, 3.7 रह गया, ठीक है। फेलो अदर देन करंट फेलो क्या था, अभी मैंने समझाया था, बताओ, झूठ मत बोलना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भूल गए आप, ठीक है। इससे क्वेश्चन, हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। 1950s के कंपेयर में सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में देखा गया है, 1950s के कंपेयर में सबसे ज़्यादा डिक्रीज किस में देखा गया है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने देखा कि लैंड यूज कैटेगरी में चेंजेस आए हैं, ठीक है। वो चेंजेस लैंड यूज कैटेगरी में 3 रीजन की वजह से आते हैं, ठीक है, 3 रीजन की वजह से आते हैं। पहला,
साइज ऑफ इकोनॉमी, दूसरा कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी एंड तीसरा एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो अभी हमने देखा जो हमारा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड था, नॉन एग्रीकल्चरल यूज हमने देखा लैंड का, जिसमें हम क्या बोलते हैं हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें हमने अभी बात की थी कि जितनी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, जितना जल्दी इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, जितना बड़ा होता जाएगी इकोनॉमी, उतना लैंड जो पहले एग्रीकल्चरल लैंड था वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा इस कैटेगरी में। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल यूज में। ठीक है, तो वही इसका एग्जाम्पल है। देखो अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज चेंजेस। ठीक है, पहला है साइज ऑफ इकोनॉमी। देखो जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों की इनकम ग्रो करेगी, वैसे वैसे लोग क्या करेंगे, प्राइमरी एक्टिविटीज से सेकेंडरी या फिर टर्जरी सेक्टर में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, इसमें हम फिर वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज में, टर्जरी एक्टिविटीज में एक ऑफिस सेटअप करेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो रिजल्ट है वो जो लैंड जो था पहले एग्रीकल्चरल यूज में था, अब धीरे धीरे वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में शिफ्ट होगा। ठीक है, पहले जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज करते थे, एग्रीकल्चरल यूज करते थे, अब धीरे धीरे वो लोग क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। मींस जैसे जैसे साइज ऑफ इकोनॉमी चेंज होगी, लोग प्राइमरी से सेकेंडरी टर्जरी में आएंगे, वैसे वैसे जो एग्रीकल्चरल लैंड का यूज है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें, जैसे नॉन एग्रीकल्चरल जो लैंड है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल जो सेक्टर्स हैं वो बहुत तेजी से ग्रो किए हैं पिछले कुछ सालों में, रेदर देन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वहीं आप देखोगे जो सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर है, यानी जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। इसकी वजह से क्या हुआ है, जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो धीरे धीरे शिफ्ट हो चुका है इनके बीच में। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटीज के बीच में। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी ये भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे हम लैंड यूज कैटेगरी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, समझ आई बात। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो पहले जो जीडीपी में हमारे 40% हिस्सा रखता था। ठीक है, 60% हिस्सा रखता था प्राइमरी सेक्टर, वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन होता गया है। ठीक है, धीरे धीरे एकदम डिक्लाइन होता गया है। एंड आज के टाइम पे प्राइमरी एक्टिविटीज का कोई भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी जीडीपी में। बट जो पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या है, वो अभी भी हाई है। जो एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरल में अभी भी इंडल्ज हैं, बहुत ज़्यादा लोग अभी भी इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चरल में। तो उसकी वजह से क्या होता है, लैंड तो कम हो गई बट प्रेशर अभी भी उतना ही है। लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो शिफ्ट होती गई है सेकेंडरी और टर्जरी में, बट जो लोग काम करते थे वो भी आज भी उतने ही लोग हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिक्रीज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ लैंड डिक्रीज हो गई है, बट प्रेशर उतना ही है लैंड पे। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लैंड यूज कैटेगरीज में चेंजेस आते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको बात। अब चलो, अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है हमारा, क्या है, वो हमारा है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जिसको हम CPR बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे रिसोर्स होते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज नॉट प्राइवेटली ओन्ड बट मैनेज्ड बाय द कम्युनिटी। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल आपने कोई देखा होगा, आपको जो लोग गांव से रहते हैं या गांव से ताल्लुक होगा उनका, उन्होंने देखा होगा कि गांव में कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं ना जो किसी के नहीं होते। ठीक है, वो या तो कम्युनिटी के होते हैं या फिर पंचायत के होते हैं या फिर गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने ऐसे ही छोड़ रखा है उसको, जिसको चराना है चराओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पाल होते हैं, घासें होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये फोडर्स की तरह काम करते हैं, फ्यूल्स की तरह काम करते हैं। देखो आज के टाइम पे गांव में भी चूल्हे पे बनाए जाते हैं, खाने बनाए जाते हैं। ठीक है, और चूल्हे में क्या यूज़ किया जाता है, लकड़ी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो लकड़ी क्या है, ऐसा फ्यूल काम करती है लोगों के लिए। ठीक है, तो वो जो पेड़ है यहाँ पे इस लैंड में, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है इस लैंड में, जो पेड़ लगे हुए हैं वो ऐसा फ्यूल काम करते हैं, ऐसा फोडर्स काम करते हैं। यहाँ पे जो चरवाहे हैं वो अपनी भेड़ बकरी चराने के लिए आते हैं, यहाँ पे चरते हैं लोग। ठीक है, अब देखो ये हमने देख लिया ये सारी चीज़ें होती हैं, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो अब देखो, जो लैंडलेस लेबर हैं, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, ठीक है, ज़मीनें नहीं उनके पास, उनके लिए वरदान है। अब कैसे वरदान है, इनके पास ज़मीन तो है नहीं कि ये अपने ज़मीन पे खेती करेंगे, अपने ज़मीन पे पेड़ पालो लगाएंगे, वहाँ से जो फ्रूट्स मिलेंगे, वहाँ से जो फ्यूल मिलेगा वो आप कंज्यूम करेंगे। बट ये जो लैंड है, यहाँ पे जो चीज़ है वो किसी एक की तो है नहीं, तो ये जो लैंडलेस फार्मर होते हैं वो इस पे अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए एक लाइवहुड का सबसे बड़ा जरिया है ये। ठीक है,
वाइटल फॉर वीमेंस कलेक्शन ऑफ फॉडर एंड फ्रूट्स। अब देखो गांव में अभी भी ये सारे काम जो लकड़ी इकट्ठा करना हो गया, ठीक है, या फिर फ्यूल इकट्ठा, फॉडर इकट्ठा करना हुआ, आज भी वीमेंस ही करती हैं ये सारा काम ज़्यादातर। तो उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स का काम करता है, जिससे ये जो लैंडलेस लेबर है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब हम यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। हमने अभी तक क्या दिखा, चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम क्या था, देखो चैप्टर का नाम था लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। तो हमने लैंड रिसोर्स के बारे में देख लिया है, पूरा चीज़, सारी चीज़ें देख ली हैं, लैंड रिसोर्स क्या होते हैं, लैंड यूज कैटेगरी क्या होती है, उसमें चेंजेस किस किस वजह से होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हम एग्रीकल्चर की तरफ धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर वी कैन डिवाइड फार्मिंग इनटू टू पार्ट्स, पहला इरिगेटेड एंड दूसरा रेनफेड। इरिगेटेड क्या होता है, जहां पे हम अपने क्रॉप्स को इरिगेशन की हेल्प से मॉइस्चर देते हैं, यानी पानी देते हैं। रेनफेड क्या होते हैं, रेनफेड ऐसे एरिया होते हैं जहां पे बारिश इरिगेशन का काम करती है, यहाँ पे इरिगेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे बारिश आ जाता है, ठीक है। बारिश मॉइस्चर का मेन सोर्स है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हमने फर्दर डिवाइड किया दो पार्ट में, ठीक है। इरिगेटेड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, वो है प्रोटेक्टिव, एक होता है प्रोडक्टिव, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ इरिगेटेड फार्मिंग, पहला प्रोटेक्टिव एंड सेकेंड इज प्रोडक्टिव, ठीक है, नाम याद रखना। प्रोटेक्टिव क्या होता है, इसमें क्या होता है, सप्लीमेंट्री टू रेन, प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर डिफिशियंसी। देखो ये ऐसे एरिया में परफॉर्म की जाती है, ठीक है, ये ऐसे एरिया में परफॉर्म की जाती है जहाँ पे बारिश तो होती है बट बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, ठीक है, बारिश होती है बट बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे इरिगेशन का यूज़ करते हैं, ताकि जो उसमें डिफिशियंसी आने के चांसेस हैं, जहाँ पे उसके मॉइस्चर में कमी आने के चांसेस हैं, उसको हम क्या करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं रेन को, यानी बारिश को हम सप्लीमेंट करने के लिए जो जब इरिगेशन का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्टिव इरिगेशन होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रेन को सप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें हम रेन को सप्लीमेंट नहीं करते, यहाँ पे हम और ज़्यादा पानी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे फसल हो गई, जैसे राइस, ठीक है, राइस हो गई, ठीक है, राइस में बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की, ठीक है। तो प्रोडक्टिव इरिगेशन हम क्या करते हैं, तब हम देते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा कोई ऐसा क्रॉप उगाना हो जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। हाई वाटर इनपुट देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी देते हैं उसको, ठीक है। हाई यील्ड ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम अपनी और ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा पाएँ, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, वो प्रोडक्टिव इरिगेशन है। अगर सिर्फ हम प्रोटेक्शन के लिए, ताकि हमारी फसल ना खराब हो जाए, हम रेन को सप्लीमेंट करने के लिए, यानी मॉइस्चर जो है वो कम, उसकी मॉइस्चर की कमी ना हो जाए, अगर उसको हम देने के लिए इरिगेशन का यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होगा, प्रोटेक्टिव इरिगेशन होगा, ठीक है। अब देखो रेनफेड, जिसको हम बरानी भी बोलते हैं, ठीक है, बरानी फार्मिंग भी बोलते हैं, याद रखना, बरानी फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके भी दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है ड्राई लैंड, ऐसा पीस ऑफ लैंड, ऐसा एरिया जहाँ पे जो बारिश है वो 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ पे क्या होता है, रेनफेड का ड्राई लैंड फार्मिंग परफॉर्म की जाती है, जिसमें कौन सी फसल उगाते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स उगाते हैं, जैसे रागी, बाजरा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, पानी इनफैक्ट लगता ही नहीं है, बहुत कम पानी लगता है, ठीक है। दूसरा होता है वेटलैंड फार्मिंग, ठीक है, यहाँ ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हद से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सी फसल उगाते हैं, यहाँ पे हम फसल उगाते हैं जैसे क्रॉप्स, जैसे राइस हो गया, जूट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे फ्लड आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप ये दोनों फसलें, ये जो दोनों तरह की फार्मिंग्स है, ये आपको क्लियर रही होंगी। कोई भी डाउट है आप बेझिझक पूछो, डाउट रखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। अब चलो, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, ठीक है। ये चेंज करने दो, हाँ चलो 1 मिनट। अब देखो क्रॉपिंग सीजन की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के क्रॉपिंग सीजन है। पहला
खरीफ जो जून से सितंबर के बीच में होती है, राबी जो अक्टूबर से मार्च के बीच में होती है, और जायद जो अप्रैल से जून के बीच में होती है। ठीक है, अब देखो इन तीनों की फसलें आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे खरीफ में क्या होती है, राइस होता है, कॉटन होता है, मेज होता है, बाजरा होता है। ठीक है, ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं। राबी में जैसे वीट हो गया, ग्राम, मस्टर्ड, बार्ली। जायद की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल, फ्रूट्स, फॉडर, इस टाइम पे हम वो ग्रो करते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्दर्न इंडिया में अलग चीज़ें ग्रो करती हैं, साउदर्न इंडिया में अलग चीज़ें ग्रो करती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे क्लाइमेट अलग अलग है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है इस टाइम में। ठीक है, तो आप कंपेयर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे इसमें से कोई पूछ देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। ठीक है, और चार ऑप्शन दे दिए तो आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं एक काम कर रहा हूँ, एक काम करना आप, ये जो साउदर्न स्टेट्स के हैं ना, इनको आप इग्नोर करना। ठीक है, इनको आप इग्नोर करना। ठीक है, सिंपली आप ये नॉर्दर्न स्टेट्स के इनको याद रखो। क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो सिंपली आप इसको याद रख लो। जैसे रबी क्रॉप है, वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, बार्ली है। खरीफ क्रॉप है, राइस, कॉटन, मेज, बाजरा, ज्वार। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, अब चलो यहाँ से हम मेजर क्रॉप्स को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसको बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो लंबा वीडियो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिंपल 1-2 नंबर के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, यहाँ से MCQ आने के चांसेस होते हैं इनफैक्ट। अगर हम राइस की बात करें, ठीक है, अगर हम राइस की बात करें, सबसे पहला हमारा जो क्रॉप है वो है राइस। ठीक है, ये राइस कहाँ पे ग्रो किया जाता है? ये सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें हम, तो यहाँ पे 2 से 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन एवरी पर ईयर। ठीक है, 2 से 3 क्रॉप्स, मतलब एक क्रॉप ग्रो किया, काटा, फिर दूसरा क्रॉप ऐसे ग्रो किया, फिर काटा, तीसरा क्रॉप ग्रो किया, मतलब एक साल में 2 से 3 क्रॉप राइस के हम निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, वेस्ट बंगाल में 3 क्रॉप्स, मतलब 3 तरह के राइस होते हैं। नाम याद रखना, आउस, अमन एंड बोरो। ये क्या है? ये तीनों टाइप हैं, डिफरेंट टाइप हम किसके? राइस के। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। अमन का पूछ देगा, AMAN इज व्हाट वी कॉल्ड। ठीक है, अमन, अमन क्या है? आउस क्या है? बोरो क्या है? ठीक है, ऑप्शन में दे दिया आपको, तो आपको कंफ्यूजन में आ जाओगे कि भाई ये क्या, ये कहाँ से पढ़ लिया, ये तो कहीं है ही नहीं। बट ये क्या है? ये तीनों राइस के क्रॉप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ राइस हैं, वेराइटीज ऑफ राइस हैं ये। ठीक है, इंडिया क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लीडिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में प्रोडक्शन होता है राइस का? वो है वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। सबसे पहले वेस्ट बंगाल है, फिर पंजाब है, एंड फिर तीसरा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, राइस कल्टीवेशन कहाँ पे सब इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे स्टार्टिंग में? देखो ये जो है हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया है। ठीक है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे राइस कल्टीवेशन स्टार्टिंग से होता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। बट हरियाणा और ये जो पंजाब का एरिया है वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, यानी 1970s के टाइम पे हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी के सीड यूज़ किए, हमने फर्टिलाइज़र यूज़ किए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी दिया, तब यहाँ पे प्रोडक्शन होना इसका स्टार्ट हुआ। ठीक है, अगर हम सेकंड क्रॉप की बात करें तो वो है वीट। वीट, ठीक है, इंडिया जो है पूरी दुनिया का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। दुनिया का सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सेकंड इम्पॉर्टेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, सेकंड इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्टर है या फिर प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 12% ऑफ वर्ल्ड वीट। दुनिया का 12% हिस्सा अकेले हम बनाते हैं। ठीक है, प्राइमरली ग्रोन इन टेम्परेट जोन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे ग्रो किया जाता है। ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ग्रो किया जाता है, और ये वाला एरिया, ठीक है, वीट यहाँ पे ग्रो किया जाता है। ठीक है, पंजाब में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, याद रखना, वाइल हरियाणा इसको फॉलो करता है, फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, बिहार। ठीक है, हरियाणा सबसे ज़्यादा पंजाब में है, उसके बाद हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार में है। ठीक है, एंड MP में, हाँ, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में सबसे कम ग्रो किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? एक मेन क्रॉप है सेमी एरिड रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया का। ठीक है, मिलेट्स की बात करें, ठीक है, मिलेट्स की बात करें तो जौर है, ठीक है, जिसको हम सॉर्गम बोलते हैं। ठीक है, ये हॉट ड्राई क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जौर कौन प्रोड्यूस करता है? वो है महाराष्ट्र। अगर हम बाजरा की बात कर लें, जिसको हम पर्ल्स मिलेट बोलते हैं, ठीक है, ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। अगर हम मेज़ की बात करें, ये फूड भी है, ये फॉडर भी है, ये हम चरवाहों को भी देते हैं। ठीक है, ये हम चारा की तरह भी यूज़ करते हैं, इसको खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश इसमें सबसे टॉप पे है मेज़ बनाने में। ठीक है, मेज़ प्रोडक्शन में।
अगर हम पल्सेस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पल्सेस जो हमारे सॉइल में जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो हम पल्सेस ग्रो करते हैं ताकि वहाँ पे नाइट्रोजन फिर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये नाइट्रोजन को हम फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। जिस जहाँ भी हम ये उगाएंगे, पल्सेस उगाएंगे, वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, वहाँ पे नाइट्रोजन जो है फिर रिचार्ज हो जाती है वहाँ की सॉइल, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, दक्कन प्लेटूज में होता है, जैसे इंक्लूडिंग उड़द, ठीक है, ग्रोन इन एमपी, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तूर दाल जिसको हम अरहर बोलते हैं, ये भी ग्रो की जाती है। अगर हम ऑयल सीड की बात करें, ठीक है, ऑयल सीड की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया का 18.2% ऑयल सीड हम प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ग्राउंड नट की बात करें तो गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में ग्रो करते हैं। रेप सीड एंड मस्टर्ड की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। अदर ऑयल सीड की बात करें तो सोयाबीन जैसे एमपी एंड महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है, सनफ्लावर, ठीक है। तो ये बस आपके फैक्चुअल चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन लो एंड याद कर लो, थोड़ा बहुत कुछ याद हो पाए तो, ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम फाइबर क्रॉप की बात करें, ठीक है, फाइबर क्रॉप की, ठीक है, जो कि इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया का, ठीक है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। कॉटन, कॉटन, ठीक है, आई होप कॉटन कहाँ है ये, ठीक है, कॉटन तो सबसे ज़्यादा आई होप गुजरात में होता है, ठीक है, तो गुजरात है यहाँ पे, गुजरात हो गया, मध्य ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, सिंपली ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे एरिया सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जूट की अगर हम बात करें तो जूट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है जूट, वेस्ट बंगाल में होता है, सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर द थर्ड फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड जूट प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें अदर क्रॉप्स की, जैसे शुगर केन हो गया, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया का। हम सब दुनिया में हम सेकंड नंबर पे आते हैं शुगर केन प्रोडक्शन में। फर्स्ट पे कौन आता है, ब्राज़ील आता है, ठीक है, कौन आता है फर्स्ट पे, ब्राज़ील आता है, ठीक है। अगर हम ब्रेवेजेस की बात करें, ठीक है, टी की अगर हम बात करें तो रिच इन कैफीन होता है एंड टैनिन होता है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाता है, कैफीन एंड टैनिन पाया जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, याद रखना, ठीक है। ये कहाँ की क्रॉप है, नेटिव ही कहाँ की, मतलब इंडिजिनियसली कहाँ की क्रॉप है, ये चाइना की क्रॉप है, बट हम इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पे इसको उगाते हैं, ठीक है। 80% ऑफ इंडियन प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ब्रह्मपुत्र वैली में होता है, ऑफ असम में, असम में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अदर रीजन में जैसे दार्जिलिंग में होता है, कांगड़ा हिल्स में होता है, नीलगिरी हिल्स में होता है, ठीक है। दुनिया का 28% का प्रोडक्शन, जो 28% प्रोडक्शन है वो सिर्फ कहाँ पे होता है, इंडिया में होता है, ठीक है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का आफ्टर श्रीलंका एंड चाइना। श्रीलंका पहले पे है, चाइना दूसरे पे एंड तीसरे पे कौन है, इंडिया है, ठीक है। अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, जैसे अरेबिका है, रॉबस्ट है, लिबिका है, लिबेरिका है, ठीक है। अरेबिका क्या है, इट्स अ ग्रेट इंटरनेशनल डिमांड फॉर ए सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। अरेबिका क्या है, ये वैरायटीज है सारी सारी, ठीक है, कॉफ़ी की, जैसे हमने देखा था ना, बोरो है, आसूस है, अमन है, ये किसका है, ये वीट की राइस की वैरायटी हैं, जो कहाँ पे पाई जाती हैं, वो पाई जाती हैं वेस्ट बंगाल में। वैसे ही कॉफ़ीज़ की वैरायटीज़ हैं, जैसे अरेबिका है, रोबस्टा है, लिबेरिका है, ठीक है। अरेबिका जो है ये इंटरनेशनल, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ड्यू टू इस सुपीरियर क्वालिटी, ठीक है। इंडिया जो है वो 7th रैंक करता है ग्लोबल प्रोडक्शन में, या फिर आफ्टर ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, ठीक है, 7वें नंबर पे ऐसे आता है, ठीक है। ये कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, ठीक है। कर्नाटका जो है अलॉन प्रोड्यूस मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज कॉफी, मतलब कर्नाटका जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कॉफ़ी का, याद रखना। यहाँ से कहीं क्वेश्चन आया था, यहाँ से यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था, इतना इस बार नहीं, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट से, यानी वो 10th का क्वेश्चन था, क्लास 10th में भी ये है, ठीक है। तो 10th का क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है यूपीएससी में, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है इंडिया में धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो इनिशियली क्या था, इंडिया जो है ना ये सब्सटेंस एग्रीकल्चर परफॉर्म करता था। सब्सटेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, सिर्फ जीने भर का खाते थे हम, उगाते थे हम, ठीक है, जीने भर का खाएंगे, जीने भर का उगाएंगे, ऐसी खेती हम करते थे, ठीक है। क्या वो इसको हम बोलते हैं सब्सटेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं मैप बना लेता हूँ यार, ठीक है, मैप थोड़ा सा ऐसे वैसे बन जाए तो हंसा मत करो भाई, ठीक है, ऐसे मैप बन गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ठीक बना है, चलो ठीक है फिर भी, ठीक है। अब देखो पहले हम सब्सटेंस एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे, बट क्या हुआ, हमने बहुत सारे फेमिनाइन फेस किए,
ठीक है। फेमिनाइन क्या होता है? भूखमरी, ठीक है, अकाल पड़ गया, बहुत सालों तक बारिश नहीं हुई, सारी फसलें खराब हो गई। ऐसा ही एक फेमिनाइन आया था जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे। वो कहाँ पे आया था? बंगाल में, ठीक है, बंगाल में, ठीक है, बंगाल में आया था। एंड वहां पे क्या हुआ? वहां पे 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन, ठीक है, 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन खत्म हो गई, ठीक है। क्या हो गई? खत्म हो गई 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन फेमिनाइन की वजह से, ठीक है। ये चलता आया, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ हमारा पार्टीशन, ठीक है। क्या हुआ? हमारा पार्टीशन हुआ, ठीक है। पार्टीशन में क्या हुआ? पंजाब का हमारा कुछ हिस्सा, ठीक है, पंजाब का कुछ हमारा हिस्सा डिवाइड होकर चला गया पाकिस्तान में। एंड इधर बंगाल का कुछ हिस्सा हमारा डिवाइड होकर चला गया बांग्लादेश में, ठीक है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट रीजन क्यों है? क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत फर्टाइल रीजन थे। ये इधर पंजाब का एरिया आधा इधर उधर चला गया, इधर बांग्लादेश का बंगाल का आधा हिस्सा बांग्लादेश बन गया। तो पार्टीशन के टाइम पे हमने 1/3 ऑफ इरिगेटेड लैंड हमने खत्म गवा दिया पार्टीशन के टाइम पे, ठीक है। अब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी किस बात की? कि भाई एक तो सबसे पहले हम सस्टेन एग्रीकल्चर करते थे, हमने बहुत सारे फेमिनाइन देखे हैं। ऊपर से जब पार्टीशन हुआ तो हमारा 1/3 एरिया जो है इरिगेटेड एरिया, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फसल उगा सकते थे, वो डिवाइड होकर दूसरी कंट्री में चला गया, ठीक है। तो अब जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमारा सबसे बड़ा गोल क्या था? सबसे इमीडिएट गोल था टू इंक्रीज द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कि हम कैसे अपने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया? इसके लिए हमने किया कि इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग एरिया ओवर कल्टीवेटेड लैंड। हमने क्या किया? जो कल्टीवेटेड लैंड थे, जहाँ पे हम खेती करते थे, उसमें और ज़्यादा खेती करने लगी, उसमें और ज़्यादा फसल उगाने लगी उसी लैंड पे, ठीक है। हमने क्या किया? कल्टीवेटेड लैंड को इंक्रीज किया। जो ऐसे ऐसे लैंड पड़े थे जो फर्टाइल थे बट उस पर कोई यूज़ नहीं करता था, उसको भी हमने धीरे धीरे कल्टीवेटेड लैंड बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। हमने क्या किया? जो कैश क्रॉप होते थे पहले, उसको हमने ग्रेन क्रॉप से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। याद करो, जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे तो ब्रिटिशर्स हमसे क्या करते थे? नील उगवाते थे, कैश क्रॉप उगवाते थे, जिनको बेच के पैसे आए, ठीक है। तो अभी तक वही हो रहा था, बट हमने क्या किया? हमने तुरंत कैश क्रॉप को बंद करके ग्रेन्स उगाना स्टार्ट किया, ताकि जो हमारा फूड का डिमांड है उसको हम कंप्लीट कर पाए, ठीक है। अब इन सारी अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए, हमने 2 प्रोग्राम चालू किए। पहला प्रोग्राम क्या था? IADP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एंड दूसरा क्या था? IAAP इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, ठीक है, एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब देखो, इसी टाइम में क्या होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सीड्स जो होते हैं, जो वीट की सीड्स होती हैं, वो हम कहाँ से मंगाते हैं? मैक्सिको से मंगाते हैं, ठीक है। जो राइस की सीड्स होती है उसको हम कहाँ से मंगाते हैं? फिलीपींस से मंगाते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पे होती है उनमें हम बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन की क्वालिटी इनको देते हैं, ठीक है। अब जब ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा मैसिव इंक्रीज इन प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाता है। एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम्स कुछ हैं इसकी। ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने में बहुत अच्छा है, हमारी कंट्री को जो दिक्कत थी उससे निकाल पाया ये, बट इसके कुछ प्रॉब्लम है, बहुत छोटे मोटे प्रॉब्लम है, बट ठीक है, समझते हैं हमको। बेनिफिट वेयर कंसंट्रेटेड ओनली इन इरिगेटेड एरिया लीडिंग टू रीजनल डिस्पैरिटीज, ठीक है। अब देखो, ये किस एरिया में हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन? ये हुआ था हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा और पंजाब के एरिया में, और कुछ वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस एरिया में हुआ था, ठीक है, इस एरिया में हुआ था। अब इस एरिया में जब हुआ तो इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया, यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा अमीर होते गए, बाकी पूरे देश के किसानों को इसका हेल्प नहीं मिला, कुछ इसका कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होला। इसकी वजह से क्या हुआ? रीजनल डिस्पैरिटीज बढ़ने लगी, ठीक है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अमीर होने लगे, इधर के लोग बहुत ज़्यादा गरीब होने लगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करने लगी, ठीक है। बट इसके कुछ आउटकम भी हैं, ठीक है। जैसे इंडिया बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेज, राइस, व्हीट, ग्राउंडनट एंड शुगर केन। इसका सबसे ज़्यादा हम धीरे धीरे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनने लगे, ठीक है, पल्सेज का, राइस का, व्हीट का, इन सब का, ठीक है। तो यो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच रखा है, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो करते हैं एंड फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं
एंड समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो डिपेंडेंसी ऑन लैंड ऑन मानसून। ठीक है, आज के टाइम पे हमारी पूरी कंट्री में इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, आज भी हमारे किसान मानसून पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, 60% ऑफ हमारा जो लैंड है, ठीक है, वो रेन फेड फार्मिंग में आता है। रेन फेड फार्मिंग क्या था, जहाँ पे हम रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, रेन फॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, बारिश का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मानसून एक्टिविटीज़ में डिले हो गया या फिर दिक्कत हो गई, मानसून में आने में डिले हो गया, या फिर मानसून नहीं आया, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से क्या होगा, जो पूरा डिपेंडेंसी है मानसून पे, उसकी वजह से हमारे खतरा होता है कि हमारी फसल होगी या नहीं, नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो लो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, हम जो फसल की सीड्स का यूज़ करते हैं, जो सीड का यूज़ करते हैं, वो जो बाहर यूज़ की जाती है उससे उनसे उनका प्रोडक्शन बहुत कम है। फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर की लैंड है, 1 हेक्टेयर की लैंड है। ठीक है, वहां पे यूएस में जो सीड यूज करती है, ठीक है, यूएस जो सीड यूज करता है, अगर वो सीड यहाँ पे लगाया जाए तो वो 2 कुंटल, ठीक है, वो प्रोडक्शन देगा। वही जो हमारा सीड है वो इसका 50%, सिर्फ 1 कुंटल प्रोडक्शन देगा। ठीक है, तो जो हमारी सीड का प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो लो। ठीक है, लेबर का जो प्रोडक्शन है वो भी कम है। हमारे यहाँ के जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा जो प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड इनडेप्टनेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड आज के टाइम पे जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस मॉडर्न एग्रीकल्चर को बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए खर्चीला हो गया है ये। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो फार्मर्स बहुत ज़्यादा, जिनके पास खेती नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़मीनें नहीं है, वो धीरे धीरे डेट के चक्कर में फंसते जाते हैं, कर्ज लेने के चक्कर में, फाइनेंशियल उनके ऊपर बर्डन आने लगता है, उसी में फंस के रह जाते हैं वो बेचारे। एंड उनका जो एग्रीकल्चर का पूरा वो है, ठीक है, एरिया है, वो खत्म होने लगता है, उनका जो एक्सपर्टीज है वो खत्म होने लगती है इसमें। ठीक है, अगर हम चौथे की बात करें, चौथा जो हमारा प्रॉब्लम वो है लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है, या ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना बहुत सारे सिस्टम्स चलते थे, जैसे जमींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, राजोतवारी सिस्टम। ठीक है, जिसमें क्या होता था, सेंट्रलाइज्ड ऑनरशिप ऑफ लैंड होता था, मतलब एक आदमी पूरे लैंड का मालिक होगा। ठीक है, बट क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंट के टाइम में, यानी जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो हमने इस चीज़ को बहुत जल्दी एड्रेस नहीं किया। ठीक है, हमने इस चीज़ को बहुत जल्दी एंड बहुत तेज़ी से एड्रेस नहीं किया, जो जैसा था उसको हमने ऐसे ही रहने दिया ही। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा लैंड हो गई, कुछ लोगों के पास बिल्कुल लैंड नहीं हुई। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज क्रिएट हो गई, जो बहुत ज़्यादा लोगों के पास लैंड थी उसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, एंड जो बहुत कम, जिसके पास लैंड नहीं बची, वो लैंडलेस रह गए, उनके पास कोई भी प्रोडक्टिव काम ही नहीं बचा करने के लिए, ना वो एग्रीकल्चर में ठीक से घुस पाए। ठीक है, अगर हम बात करें पांचवा की, स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पूरे इंडिया का जो लैंड है, ठीक है, स्मॉल फार्म साइज का है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग, जैसा कि मैंने बताया ना कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत कम है। ठीक है, मोर देन 60% ऑफ लैंड होल्डिंग आर स्मॉलर देन 1 हेक्टेयर। ठीक है, पूरे इंडिया में 60% जो पॉपुलेशन है, 60% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 हेक्टेयर से कम, मतलब यानी एक आदमी है। ठीक है, 60 लोग हैं पूरे, फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया का 100 लोगों की पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की। ठीक है, 100 लोगों में से 60 लोग जो हैं उनकी जमीन, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम है, 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है, 1 हेक्टेयर से मतलब 60 लोगों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है। ठीक है, 40% जो लोग हैं उनका जो जमीन है वो 0.5 हेक्टेयर से इसमें कम है। ठीक है, इसमें से 40 लोग जो हैं उनका उससे भी कम है। ठीक है, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज श्रिंकिंग फर्दर ड्यू टू पॉपुलेशन इन प्रेशर। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, मेरे पापा 3 भाई थे। ठीक है, 1 हेक्टेयर जमीन थी, तो 1 हेक्टेयर क्या हुआ, 3 पार्ट में डिवाइड हुई। ठीक है, अब मेरे पापा पे हम 2 भाई हैं। ठीक है, तो फिर वही जो 1/3 हिस्सा था उसको फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर वही 1/3 हिस्सा जब हमारे बच्चे होंगे उनको फिर हम उसमें डिवाइड करेंगे। तो जो पॉपुलेशन का इंक्रीज है ना, वो धीरे धीरे क्या करता जा रहा है, जो साइज है ना फार्म का, उसको और फ्रेगमेंटेशन की तरफ लेता जा रहा है, फ्रेगमेंट करता जा रहा है, तोड़ता जा रहा है। ठीक है, अगर और हम देखें और कुछ प्रॉब्लम्स देखें तो वो है हमारा लैक ऑफ कॉमर्शलाइजेशन। ठीक है, लैक ऑफ कॉमर्शलाइजेशन। ठीक है, आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे फार्मर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर करते हैं
फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, वो बेचने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव इनफ लैंड टू प्रोड्यूस अ मार्केट सरप्लस, ठीक है, उन लोगों के पास इतना लैंड ही नहीं है कि वो लोग मार्केट में बेचने के लिए कुछ उगा पाए, ठीक है। वो उन लोगों के पास इतनी जमीन है कि वो लोग सिर्फ अपना पेट भर पा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम एक प्रॉब्लम की बात करें तो हमारा लास्ट प्रॉब्लम है वह वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जिस जगह पे काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, वहां पे पूरी फैमिली 5 लोगों की लगी हुई है उस काम को करने के लिए, ठीक है। समझ में आई बात? तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये जो पूरा टॉपिक है प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर, ये 5 नंबर का बहुत शानदार टॉपिक है। कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, तो इसको ठीक से समझ लेना और ठीक से याद करके रखना आप, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें अभी देख ली हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है आपको यहाँ पे तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड चलो फिर ख़त्म हो गया क्या ये? चलो ठीक है, तो फिर आने वाले टाइम में जो हमारा अगला चैप्टर है उसको भी मैं ले आने की कोशिश करता हूँ, कोशिश क्या, वो शेड्यूल है ऑलरेडी, ठीक है। तो चलो, आई होप ये जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा आपको। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।